आज की घटना बिल्कुल ख़ास है क्योंकि आज की घटना किसी आम इंसान के ऊपर नहीं है बल्कि आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल जो बहुत बड़ा अफसर होता है, अधिकारी होता है, उसकी है। जब उसको एक नेपाली खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है, वो उसको दिल दे बैठता है। दोनों की प्रेम कहानी 3 सालों तक चलती है, लेकिन एक दिन वो अपनी खूबसूरत प्रेमिका को कार में बिठाकर खूब सारी शराब पिलाता है। कार में ही उसको पहले ढेर सारा प्यार करता है और फिर एक हथौड़े से अपनी प्रेमिका को बड़ी ही शातिराना तरीके से उसके सर को कुचल देता है, उसके चेहरे पर तेज़ाब डाल देता है जिससे उसके चेहरे को पहचाना ना जा सके। क्योंकि वो आर्मी का कर्नल था तो उसको हर चीज़ पता थी कि पुलिस उसको कैसे पकड़ सकती है, वो कैसे पकड़ा जाएगा। इसलिए उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि वो किसी भी हाल में उसको पुलिस ना पकड़ पाए। और उसने हत्या किस प्लानिंग के साथ की, लेकिन आखिर में वो पकड़ा गया। और जब पुलिस उसको पकड़ती है और आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल से ये पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपनी खूबसूरत नेपाली प्रेमिका की हत्या क्यों कर डाली, वजह क्या थी, तुम्हें हत्या करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। क्योंकि लोग जो आम लोग होते हैं जिनको पुलिस के बारे में नहीं पता होता, उनको ये नहीं पता होता कि उनको क्या करना चाहिए, तो वो गुस्से गर्मी में हत्या कर देते हैं। लेकिन तुम इतने समझदार होकर, इतने बड़े अफसर होकर तुमने भला हत्या क्यों की। तो वो जो खुलासा करता है वो, और जिस प्लानिंग से उसने हत्या की थी लेकिन सिर्फ एक गलती की वजह से वो पकड़ा गया। ये जो पूरी कहानी है वो फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, लेकिन ये पूरी कहानी हम आपको शुरू से लेकर आखिर तक विस्तार से बताएंगे और आप भी हैरान हो जाएंगे, दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलते हैं और शुरू से आखिर तक जानते हैं। ज़रा से अभी वीडियो को आप स्किप ना करें क्योंकि आपकी वीडियो फिर समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम मास है और आप लोगों का ढेर सारा बहुत सारा शुक्रिया। इस न्यू चैनल को आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इतनी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और फिर भी उनका शुक्रिया। तो आज की घटना शुरू करते हैं। जो आज की घटना है वो देहरादून की है। देहरादून आपने सुना होगा, जो पहाड़ियों का इलाका है जहां मसूरी और तमाम खूबसूरत सी जगहें हैं जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। वहीं का एक रायपुर है और उसी रायपुर का 16 सरौली इलाका है, वहीं की सड़क है। और जो सड़क है वो पहाड़ी सड़क है जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ रही है। उसी सड़क के पास 10 सितंबर को एक लड़की की लाश मिलती है। लाश वहीं एक गड्ढे में पड़ी हुई थी। लाश को देखती है, पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस पहुंचती है, लाश को देखती है तो लाश को लग रहा था कि किसी हथौड़े से या किसी पत्थर से उस लड़की के ऊपर हमला किया गया है। जो लड़की का चेहरा था उसको किसी चीज़ से जलाने की भी कोशिश की गई थी। एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, लड़की की फ़ोटो वगैरह खींची जाती है। पुलिस को ये पता चल चुका था कि लड़की यहाँ देहरादून की नहीं है क्योंकि वो लड़की देखने में नेपाली लग रही थी। इसलिए पुलिस सबसे पहले, अब नेपाली लड़की है तो बड़ा शिनाख्त करना बहुत ज़्यादा कठिन हो सकता है। लड़की के पास देखा जाता है कि हो सकता है इसके पास आधार कार्ड मिल जाए या कुछ और पहचान, लेकिन ना ही लड़की के पास कोई फ़ोन था ना कोई पहचान थी। चेहरा हल्का फुल्का जला हुआ था। अब पुलिस बड़ी हैरान थी कि आखिर एक नेपाली लड़की, उसकी शिनाख्त कैसे करे, क्योंकि यहाँ पहाड़ी लोग क्या जाने देहरादून में कोई कैसे जाने, यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। पुलिस छानबीन करने के लिए जो रास्ता था, जो 16 सरौली रोड था, वहाँ के सारे सीसीटीवी कैमरास चेक करती है। ये 10 तारीख से लेकर 13 तारीख तक सारे कैमरास चेक किए जाते हैं, सारे फ़ोटोज़ वगैरह निकाले जाते हैं, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। लेकिन पुलिस की नज़र पड़ती है कि जो लड़की ड्रेस पहनी हुई है वो एक फ़्रॉक पहनी हुई है और देखकर लग रहा है कि ये जो फ़्रॉक है थोड़ी सी नई है। और फ़ौरन पुलिस उस फ़्रॉक की फ़ोटो लेती। अब पुलिस के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था कि पुलिस पता कर सकती, सिर्फ़ और सिर्फ थी तो एक फ़्रॉक। और पुलिस को लगता है कि ये फ़्रॉक ज़रूर देहरादून से ही ख़रीदी गई होगी। और जो वहाँ रायपुर में जितनी भी आसपास शॉप थी, जितने भी शोरूम मॉल वगैरह थे, पुलिस की टीमें वहाँ पर पहुँचती हैं। उस जो फ़ोटो को दिखाया जाता है कि ये आपकी यहाँ की, ये आपकी यहाँ की है। तो एक शोरूम में एक शोरूम वाला बोलता है कि हाँ ये हमारे यहाँ की है और ये फ़्रॉक 8 फ़्रॉक आई थी और ये 8 फ़्रॉक पूरी तरीके से बिक चुकी हैं। पुलिस बिल निकलवाती है कि आखिर किस किस के नाम पर आई थी। सीसीटीवी कैमरास चेक किए जाते हैं और उसमें पता चलता है, एक शख्स का नाम आता है जो इस फ़्रॉक को लेकर गया था,
और पुलिस को उसमें एक बिल मिलता है। बिल था रामेदू के नाम से, पुलिस रामेदू का नाम निकालती है। और दूसरी तरफ जो दूसरी टीम चेक कर रही थी, जो सारी गाड़ियों को चेक किया जा रहा था, वहीं पर उसी टाइम पर रात के टाइम पुलिस को पता था कि 10 तारीख की रात ही हत्या की गई है। तो वहीं 10 तारीख की रात एक जो गाड़ी निकली थी, उस गाड़ी के नंबर को जब पता किया जाता है तो वो नाम भी रामेदू के नाम था। तो पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि जो हत्यारा है वो रामेदू है, लेकिन आखिर ये है कौन। उसकी डिटेल्स निकाली जाती है, उसके बारे में पता किया जाता है। तो पुलिस देहरादून का ही एक इलाका था राजपुर, और राजपुर का ही वहीं पर एक पंडित तवाड़ी घर है, वहीं पहुंचती है और रामेदू को जाकर गिरफ्तार कर लेती है। रामेदू को जैसे ही पुलिस गिरफ्तार करती है तो रामेदू बोलता है कि आप लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए क्यों आए हैं। और पुलिस को पता चलता है कि ये जो रामेदू है ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल है, और इस पोस्ट पर यहाँ पर पोस्टिंग हो चुकी है, यहाँ पोस्टिंग पर है। लेकिन पुलिस उससे पूछती है, पूछताछ करती है कि आखिर तुम 10 सितंबर को वहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम्हारी गाड़ी वहाँ से निकली थी, तुमने वहाँ से फ़्रॉक खरीदी थी, ये सब जब पुलिस जानकारियाँ पूछती है, उससे बोलती है कि अपने गुनाह को, अपने जुर्म को कबूल कर लो। और तमाम पुलिस रामेदू के बारे में डिटेल्स निकालती है तो पता चलता है कि जो नेपाली लड़की थी उससे बराबर कांटेक्ट था रामेदू के। जो फ़ोन की डिटेल्स निकाली जाती है तो उसमें से उस नेपाली लड़की का नंबर निकलता है, और पुलिस को पता चलता है कि जो नेपाली लड़की थी वो श्रेया थी, उसका नाम श्रेया है, वो नेपाल की रहने वाली है। अब पुलिस रामेदू से पूरी डिटेल्स निकालती है कि आखिर शुरू से लेकर आखिर तक बताओ कि हत्या तुमने क्यों की, क्योंकि रामेदू ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसने बताया था कि हाँ 10 सितंबर को वो अपनी प्रेमिका श्रेया को लेकर कार में गया था। उसने पहले शराब पी, फिर श्रेया के साथ उसने कार में ही संबंध बनाने की डिमांड की, लेकिन फिर हथौड़े से उसके सर को मारकर वहीं पर उसकी लाश को फेंक आया। पुलिस पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी जो तुमने अपनी प्रेमिका की हत्या की, और तुम्हारी प्रेम कहानी कब से चल रही है, श्रेया कहाँ पर रहती थी, कौन है, और तुम्हारी शादी हो चुकी है या नहीं। और ये पूरी डिटेल्स उससे पूछती है तो रामेदू बताता है कि मैं शुरू से पूरी कहानी बताता हूँ। और वो बताता है कि वो उत्तर प्रदेश का जो गाज़ीपुर है वहाँ का रहने वाला है, लेकिन 2010 में उसकी पश्चिम बंगाल में पोस्टिंग हुई थी और वो वहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल था, वहीं पर उसकी पोस्टिंग थी, वहीं पर रहता है। 2015 में आकर वो शादी करता है, शादी यहीं देहरादून की एक लड़की से करता है। शादी के बाद जो उसकी पत्नी थी वो देहरादून में रहती थी, और वो वहीं पर जो पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी इलाका था, सिलीगुड़ी शहर है, वहीं पर रहता था, वहाँ उसकी पोस्टिंग थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 2020 में जब वो सिलीगुड़ी के एक बार में जाता है, क्योंकि उसको शराब पीने का और ये लड़कियों से मिलने का जुलने का ढेर शौक़ था, तो वह हर रोज़ वहीं बार में जाया करता था। और एक रोज़ 2020 में ही उसकी मुलाकात होती है श्रेया से, जो वहीं बार में डांस कर रही थी। उसका दिल श्रेया को देखकर एक बार में श्रेया के ऊपर आ जाता है। वो वहाँ पर बैठा रहता है, जब बार पूरे तरीके से बंद होने वाला होता है तो वो श्रेया से बातचीत करता है, उसको अपनी कार में लेकर जाता है, अपने बारे में बताता है। जब श्रेया सुनती है कि ये लेफ्टिनेंट कर्नल है तो उसकी दोस्ती हो जाती है, दोनों दोस्ती के साथ साथ रहते हैं। लेकिन ये बात उसकी पत्नी को पता नहीं थी कि पति सिलीगुड़ी में जो उसकी पोस्टिंग है, पोस्टिंग पर रहते हुए वहाँ पर क्या गुल खिला रहा है, उसकी पत्नी बेखबर थी। पत्नी वहीं पर सुकून से रह रही थी। लेकिन 2020 से फिर ये दोस्ती प्यार में बदलती है। वो श्रेया के साथ बिल्कुल प्रेम संबंध में डूब चुका था, श्रेया के साथ पत्नी की तरह रहता था। श्रेया ने डांस करना पूरी तरीके से बंद कर दिया था, क्योंकि उसको रामेदू को पसंद नहीं था कि श्रेया बार में डांस करे। अब जो श्रेया के खर्चे होते वो रामेदू उठाता, उसको अपने ही साथ फ्लैट में रखा हुआ था। सब कुछ बिल्कुल ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। अब 2023 आकर लगता है, और 2023 में ही अभी से 1.5 महीने पहले उसकी पोस्टिंग होती है देहरादून के रायपुर में, और देहरादून के रायपुर में ही उसकी पत्नी रहती थी। जो पंडित तवाड़ी इलाका है वहीं पर उसकी पत्नी रहती थी, और 1.5 महीने पहले वो सीधा यहाँ आता है अपनी पत्नी के पास। लेकिन उसने प्लानिंग पहले से कर रखी थी, और प्लानिंग के तहत वो अपनी प्रेमिका श्रेया को
सिलीगुड़ी से सीधा देहरादून भेजता है। यहाँ पर एक होटल में रूम लेता है और श्रेया को वहीं पर रखता। अब यहाँ पर आने के बाद अपनी पत्नी के पास वो ज़रूर आ जाता है, लेकिन टाइम निकाल कर वो श्रेया के पास जाता, अपनी पत्नी से बहाना मारता कि मुझे कुछ काम है, मैं आज रात यहाँ पर आ नहीं पाऊँगा। पत्नी से भी पुलिस पूछताछ करती है तो पत्नी बताती है कि यहाँ पर आने के बाद मेरे पति के पूरे तरीके से जो रहने का हालचाल था वो बदला हुआ था। वो मेरे पति अक्सर घर से बाहर रहते थे, कभी बहाना मारते कि मुझे काम से कहीं और जाना है, किसी और जगह जाना है। और इसी बहानों के बीच जब पत्नी को शक होता है कि उसके पति का हो सकता है किसी के साथ अवैध संबंध हो, भला उसका पति घर पर नहीं आता, कहीं और पूरी रात गुजारता है, तो पत्नी के दिमाग में शक आता है। और एक दिन जब उसका पति अपनी ड्यूटी पर जाने से पहले अपनी कार को लेकर नहीं जाता, तो पत्नी एक कार मैकेनिक को फ़ोन करती है और उसमें ट्रैकर लगवाती है। कार मिस्त्री से बोलती है कि हमारी कार है, कभी गुम हो जाए, कभी छूट जाए, तो इसलिए ऐसा करो, इसमें एक ऐसा ट्रैकर लगा दो कि जब तक कार चालू रहे तो मेरे फ़ोन में इसकी लोकेशन रहे। और वो चुपके से कार मिस्त्री से ट्रैकर कार में लगवा लेती है। ये 1.5 महीने के अंदर पत्नी को इतना ज़्यादा शक हो जाता है कि उसने ट्रैकर लगवा लिया था, लेकिन जो रामेदू था उसको कुछ नहीं पता था कि उसकी कार में ट्रैकर है। अब वो घर आता है, अपनी पत्नी से बोलता है कि मुझे काम से जाना है, अपने घर से कार लेकर निकलता है। पत्नी फ़ौरन फ़ोन में ट्रैकर पर देख रही थी कि आखिर ये कहाँ जा रहा है। दूसरे दिन पति वापस आता है, वो पूछती है कि आखिर तुम कहाँ गए थे। पति दूसरी जगह का नाम बताता है, लेकिन वो बोलती है कि मुझे सब पता है, तुम कहाँ पर गए थे, और वो उस जगह की लोकेशन बताती है। फिर पति के झूठ पर विवाद होता है, पति झूठ बोलता है, विवाद और ज़्यादा बढ़ता है। पत्नी हैरान थी कि आखिर जब पति मेरा दूसरी जगह पर गया था तो दूसरी जगह का ये नाम मुझे क्यों बता रहा है, ये मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है। लेकिन पति को अभी ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी पत्नी को ये सारी डिटेल्स कौन दे रहा है। पति परेशान था। जो रामेदू था वो सेना का लेफ्टिनेंट कर्नल ज़रूर था, लेकिन यहाँ पर अवैध संबंध में चुपके प्रेम कहानी में उसका दिमाग ज़रा सा भी काम नहीं कर रहा था। उसको नहीं पता था कि उसकी कार में ट्रैकर है। और इसी सितंबर के महीने में 1 सितंबर को जब वो अपने घर से निकलता है, अपनी पत्नी से बोलकर ज़रा मैं काम से जा रहा हूँ, दूसरे दिन वापस आऊँगा, तो पत्नी समझ जाती है कि ठीक है तुम जाओ। लेफ्टिनेंट कर्नल रामेदू घर से निकलता है, बराबर अपनी कार को बार रोक कर पीछे देखता है कि कहीं उसका कोई पीछा तो नहीं कर रहा, और सुकून से अपनी पत्नी, उसकी जो प्रेमिका श्रेया थी, वहाँ पर पहुँचता है। क्योंकि उसने श्रेया को जो होटल का रूम था वहाँ से दूसरी जगह पर उसको एक रूम दिलवा दिया था किराए पर, क्योंकि जो होटल का खर्चा था वो बेहद ज़्यादा बढ़ रहा था, होटल का खाना, ये सारी चीज़ें, इसलिए उसने श्रेया को एक कमरा किराए पर दिलवा दिया था और वहीं पर वो जाता था। उसकी पत्नी को पता थी कि रोज़ाना उसका पति इस लोकेशन पर जाता है, और 1 सितंबर को उसकी पत्नी फ़ोन में लोकेशन देखकर ट्रैक कर उस जगह पर पहुंच जाती है। और वहां पर जाकर वो अपने पति रामेदू को उस नेपाली श्रेया के साथ पकड़ लेती है। विवाद होता है, पति उसके सामने हाथ जोड़ता है, उससे बोलता है कि मेरी इज्जत उतर जाएगी, विवाद हो जाएगा, मैं श्रेया को वापस सिलीगुड़ी भेज दूंगा, मैं इसके साथ अवैध संबंध ख़त्म कर दूंगा। तो पत्नी इस बात को मान जाती है। वापस वो अपनी पत्नी के साथ आता है, पत्नी को बताता है कि हाँ मेरी प्रेम कहानी चल रही है, लेकिन मैं जल्द से जल्द इस प्रेम कहानी को ख़त्म कर दूंगा। पत्नी उसको धमकी देती है कि अगर तुमने ये प्रेम कहानी ख़त्म नहीं की तो मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगी, इस चीज़ को मीडिया में डाल दूंगी और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, सब सारी पोस्टिंग सब रखी रह जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, जो तुम्हारी इज्जत है वो ख़त्म हो जाएगी। अब लेफ्टिनेंट कर्नल इतना बड़ा, तो जाहिर सी बात है उसकी इज्जत भी और ज़्यादा होती है। तो ये मामला होने के बाद जो रामेदू है वो बताता है कि वो परेशान हो जाता है। अब दूसरी तरफ इस साइड उसकी पत्नी थी जो गुस्से में आग बबूली थी, और दूसरी तरफ जो उसकी प्रेमिका श्रेया थी वो भी आग बबूली थी, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसको गालियाँ वगैरह सुनाई थी। अब श्रेया रामेदू को फ़ोन करती है, उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी पत्नी होने का दर्जा चाहिए, 3 सालों से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर डिमांड को पूरा करती हूँ, तुम्हारे साथ संबंध बनाती हूँ। अब ये बात सुनने के बाद उससे बोलता है कि ज़रा शांत हो जाओ, मैं तुम्हें दर्जा दूंगा, सारी चीज़ें करूँगा। लेकिन दूसरी तरफ जो श्रेया थी वो गुस्से में आग बबूली होने के बाद अब वो पैसों की डिमांड करती है। उससे बोलती है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे शराब चाहिए, मुझे पैसा दो। उसके शौक़ थे शॉपिंग करना, ये सब करना। अब जो कर्नल था रामेदू वो परेशान हो जाता है कि अब वो अपनी पत्नी की तरफ जाए या फिर अपनी प्रेमिका श्रेया की तरफ।
और उसी टाइम पर उसके दिमाग में प्लान आता है क्यों ना मैं श्रेया को रास्ते से हटा दूँ। और 10 सितंबर को वो श्रेया से बोलता है कि आओ पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बहुत दिनों से हम लोग लॉन्ग ड्राइव पर नहीं गए हैं। इसलिए जो राजपुर था वो श्रेया को वहाँ पर बुलाता है, वहाँ से उसको कार में बिठाता है। लगभग शाम के 5 बजे के टाइम पर दूसरी वाली जो कार थी उससे लेकर गया था और सबसे पहले वो उसको एक मॉल में लेकर पहुँचता है। वहाँ से उसको फ़्रॉक दिलवाता है। उसने हथौड़ा पहले से अपनी कार में रखा हुआ था और जो क्लीनर था, जो तेज़ाब था, उसकी एक बोतल भी रख ली थी क्योंकि उसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। और राजपुरा से फिर वहाँ से बियर की बहुत सारी बोतलें लेता है। श्रेया को ढेर सारी वो बियर पिलाता है। वो खुद बियर नहीं पीता क्योंकि उसको होश में रहकर सारे काम करने थे। और फिर राजपुरा से पहाड़ियों की तरफ गाड़ी को चढ़ाता है। आउट इलाका जो था, जो 16 सरौली का रूट था, वहाँ पर लेकर पहुँचता है। साइड से कार को लगाता है और फिर साइड से लगाने के बाद श्रेया को पीछे वाली सीट पर लाता है। वहाँ पर उससे संबंध बनाने की डिमांड रखता है और शायद संबंध भी बनाता है। लेकिन उसके बाद ये भी बात साबित नहीं हुई कि उसने संबंध बनाए या नहीं बनाए। लेकिन जहाँ तक बोला जा रहा है वो ये है कि श्रेया ने उससे संबंध बनाने की मना कर दिया था। फिर वहीं पर वो श्रेया से बातचीत करता है और जो हथौड़ा था वो श्रेया के सर में मारता है। श्रेया नशे में बहुत धुत थी, वो झूम रही थी तो वो उस चीज़ का विरोध नहीं कर पाती, ख़ुद को बचा नहीं पाती और वहीं पर जो कार थी उसी में गिर जाती है। वो कार में उसके ऊपर ताबड़तोड़ हथौड़े से वार करता है, उसकी लाश को बाहर निकालता है और जो चेहरे को कुचलने के बाद वो क्लीनर लेकर आया था, तेज़ाब लेकर आया था कि वो श्रेया के चेहरे पर डालेगा, पुलिस शिनाख्त नहीं कर पाएगी, पुलिस उसको पकड़ नहीं पाएगी। इसीलिए उसने उस तेज़ाब को श्रेया के चेहरे पर डाला। लेकिन मौसम बड़ा ख़राब था, गड़बड़ाया हुआ था और बारिश हो रही थी, तो इसीलिए तेज़ाब बारिश की बूंदों से बह गया और पूरा जो चेहरा था वो पूरे तरीके से बिगड़ नहीं पाया। लेफ्टिनेंट कर्नल बताता है कि वो श्रेया से शादी कैसे कर लेता। श्रेया उससे बोल रही थी कि वो शादी करेगी, अपनी पत्नी को वो तलाक दे और जो उसकी पत्नी है उसके पास 1.5 साल का एक बेटा है, तो वो फंसा हुआ था। इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से उसने श्रेया की हत्या की। लेकिन आखिर में वो पकड़ा गया। पकड़ने के बाद जब ये घटना का खुलासा होने के बाद ये खबर उसकी पत्नी को पता चलती है तो पत्नी बदहवास हो जाती है। पत्नी की हालत अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 3 दिन के बाद इस घटना का पुलिस खुलासा कर देती है। वहीं वहाँ के एसएसपी पुलिस टीम को 25,000 रुपये का इनाम देती हैं और जो नेपाली श्रेया है अभी वहाँ दूतावास से बातचीत की जा रही है। नेपाल में जो उसकी फैमिली है उससे बातचीत की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल में अभी श्रेया की फैमिली वालों को कुछ भी पता नहीं है। पुलिस कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। फिर श्रेया की जो लाश है, बॉडी है, उसको नेपाल भेजा जाएगा, उसकी फैमिली को सौंपा जाएगा। लेकिन बड़े दुख की बात है कि बाहर जो भी लड़कियां हैं उनसे लोग प्यार करते हैं, लेकिन आखिर में ज़्यादातर लोग शादी वगैरह तो नहीं करते, सिर्फ थोड़ा बहुत टाइम पास। लेकिन आखिर में जब मामला शादी का आता है और इन सारी चीज़ों का आता है तो फिर ऐसी ही घटनाएं होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आम लोग ही इन घटनाओं को अंजाम देते हैं, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई बड़ा अफसर हो। अगर वो गलत रास्ते पर जाता है तो गलत ही काम होते हैं। जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल ने सिर्फ टेंशन में आकर परेशान होकर हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट कर्नल रामेदू ये भी बताता है कि जो श्रेया थी वो उसको गंदी गंदी गालियाँ देती थी, उसकी माँ की, उसकी बहन की ये गालियाँ देती थी और ये सब कुछ उससे बर्दाश्त नहीं होता था। उसके बेटे के बारे में गाली देती थी और इन गालियों की वजह से ही उसने हत्या की। वैसे वो हत्या नहीं करता, लेकिन जो गालियाँ थी वो गालियों की वजह से हत्या की। और अक्सर ज़्यादातर देखा जाता है कि लड़ाई झगड़ा कितना भी ज़्यादा हो जाए, प्यार मोहब्बत में, इन सारी चीज़ों में, लेकिन जो गाली होती है अगर लड़की किसी लड़के को दे तो अक्सर लड़के ऐसा ही करते हैं और लड़कों के पास कोई रास्ता नहीं होता तो इस वजह से करते हैं, वो ये बोलते हैं। लेकिन गलत है। आप पुलिस के पास जा सकते हैं और भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। लड़की की फैमिली वालों से बात कर सकते हैं और अगर कोई लड़का आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो भी पुलिस के पास जाएं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।